तो बच्चों हमारा विशेषण का जो चौथा भेद है वह है सार्वनामिक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण तथा चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण बच्चों क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा से पहले उसके संकेत के रूप में आए वह हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है। बच्चों जो सार्वनामिक विशेषण है उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? संकेतवाचक विशेषण। तो जो सार्वनामिक विशेषण होगा वह संज्ञा से पहले उसके संकेत के रूप में आएगा। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, यह कार मेरी है। तो मैंने बच्चों जो डेफिनेशन बताई कि जो सर्वनाम शब्द, आपको पता है यह जो है सर्वनाम है, मैंने आपको यह जो है सर्वनाम के अंतर्गत बताया था। तो यह हमारा सर्वनाम है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले, तो कार क्या है? संज्ञा। तो यह सर्वनाम जो है वो कार संज्ञा से पहले आ गया। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले उसके संकेत के रूप में आए, उसके इशारे के रूप में आए, जैसे मैं कहूं कि यह कार मेरी है, तो यहां पर यह सर्वनाम है, कार संज्ञा है। यह सर्वनाम कार संज्ञा से पहले आ रहा है तथा उसके संकेत के रूप में आ रहा है। अतः यह क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हुआ। वह गुड़िया उसकी है। इसमें वह जो है वह सर्वनाम है, गुड़िया संज्ञा शब्द है। तो यहां भी सर्वनाम जो है वो संज्ञा से पहले आया तथा उसके संकेत के रूप में आया कि वह गुड़िया उसकी है। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले उसके संकेत के रूप में आए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बच्चों अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जो यह है और वह है, यहां पर तो मैंने इसे सार्वनामिक विशेषण मान लिया, लेकिन सर्वनाम के अंतर्गत मैंने आपको यह और वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम में बताया था। तो बच्चों इसमें क्या अंतर है? जब यह या वह संज्ञा से पहले उसके संकेत के रूप में आए तब वह सार्वनामिक विशेषण होता है। अगर यह या वह अकेला आए, उसके साथ संज्ञा ना हो, वहां पर वह क्या होता है? वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह बहुत बड़ी कार है। तो यहां पर जो यह है इसके साथ संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहां पर यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। लेकिन यहां पर यह के साथ कार है, यह संज्ञा से पहले आया है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। तो जब अकेला यह आ जाए तब वह क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन जब संज्ञा से पहले आए तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। तो बच्चों अब हम विशेषण के बाद क्या करेंगे? हम क्रिया करेंगे। तो क्रिया क्या होती है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। हम प्रतिदिन कोई ना कोई काम करते हैं ना, तो काम का करना जो या होना जो होता है, कुछ काम अपने आप होते हैं, कुछ क्रियाएं अपने आप होती हैं, तो क्या होगा? वो क्रिया होगा कि जो शब्द यानी जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्या होता है बच्चों? मैंने आपको पहले भी बताया था। अकर्मक में जिस वाक्य में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। या जिस वाक्य में क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? जिस वाक्य में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन रोता है। इस वाक्य में मोहन कर्ता और रोना क्रिया। तो इस वाक्य में
कर्म नहीं दिया गया, अतः यह किसका उदाहरण हुआ? यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण हुआ। इसमें क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। कौन रो रहा है? मोहन रो रहा है। अतः यह क्या हुआ? अकर्मक क्रिया का उदाहरण हुआ। कि जिस वाक्य में, वैसे तो आप क्या बताओगे कि जिस वाक्य में क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, लेकिन जो इसकी सरल परिभाषा है वो क्या होगी कि जिस वाक्य में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसी प्रकार सकर्मक क्रिया क्या होती है कि जिस वाक्य में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, या जिस वाक्य में क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो बच्चों इस वाक्य में मोहन क्या है? कर्ता, पुस्तक क्या है? हमारा कर्म, और पढ़ना हमारा क्या है? क्रिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि पुस्तक कर्म है या इस वाक्य में कर्म है या नहीं है? बच्चों जब भी आपको यह पता लगाना हो वाक्य में कि कर्म है या नहीं, ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? ऐसी दशा में आप क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करेंगे? अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जैसे इस वाक्य में मोहन रोता है में मोहन क्या रोता है? आपने कोई उत्तर नहीं दिया, अतः यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दूसरे वाक्य में मोहन क्या पढ़ता है? आपने क्या कहा? पुस्तक। तो यहां पर पुस्तक क्या है? कर्म है, अतः यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो बच्चों मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा कि जो ये सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया के भी आगे दो भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। तो जो अकर्मक क्रिया है उसके भेद नहीं है, लेकिन सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन सा? पहले एक कर्मक सकर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। जैसा कि इसके नाम से ही परिभाषा स्पष्ट हो रही है। एक कर्मक सकर्मक क्रिया क्या होता है कि जिस वाक्य में एक कर्म होता है उसे हम एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस वाक्य में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो बच्चों मैंने एग्जाम्पल दिया, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन क्या पढ़ता है? पुस्तक। इस वाक्य में क्या है? पुस्तक कर्म है, अतः यह वाक्य जो है एक कर्मक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। एक कर्मक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार मां ने भिखारी को वस्त्र दिए। इस वाक्य में बच्चों दो कर्म हैं। कौन सा? मां ने भिखारी को क्या दिए? क्या उत्तर दिया आपने? वस्त्र। तो इसमें वस्त्र क्या हो गया? कर्म हो गया। मां ने किसको वस्त्र दिए? भिखारी को। दूसरा कर्म क्या हो गया? भिखारी को। ये दो कर्म हो गए इस वाक्य में। जिस वाक्य में दो कर्म होते हैं उसे हम द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। बच्चों जो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया का जो उदाहरण होता है उसमें एक कर्म तो आपको किसको लगाने से मिलेगा तथा दूसरा कर्म आपको क्या लगाने से मिलेगा। जब आप किसको लगाएंगे तब आपको सजीव यानी लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग कर्म मिलेगा, यानी सजीव कर्म मिलेगा। लेकिन जब आप क्या लगाकर प्रश्न करेंगे तब आपको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अर्थात निर्जीव कर्म मिलेगा। क्लियर हुआ बच्चों आपको? मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि द्विकर्मक सकर्मक क्रिया में क्या होगा? किसको लगाने से आपको सजीव कर्म मिलेगा तथा क्या लगाने से
आपको निर्जीव कर्म मिलेगा। तो इस वाक्य में कितने कर्म हुए? 2 कर्म हुए। अतः यह किसका उदाहरण हुआ? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया का उदाहरण हुआ।